हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपटीशन एक्ट 2002। एंड ये मेरा प्रॉमिस है कि आप लोगों को मजा आ जाएगा, यू विल लव इट। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये चैप्टर सीएमए फाइनल के कोर्स में भी है, सीएस एग्जीक्यूटिव के कोर्स में भी है, और सीए के कोर्स के अंदर सीए फाइनल में भी है, और बाकी तो और क्या कहते हैं, बस बात खत्म हो गई, सीए इंटर में नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं आपसे, कंपटीशन एक्ट 2002, तो ये चैप्टर अराउंड, अगर मैं सीएमए फाइनल के हिसाब से बात करूं तो ये ज्यादा नंबर का तो नहीं आता, ये 5 से 8 नंबर का आता है, लेकिन सीएस के अंदर इसकी अच्छी खासी वेटेज है, सीएस एग्जीक्यूटिव में इसकी अच्छी खासी वेटेज है, लेकिन सीएमए के अंदर ये 5 से 8 नंबर तक का आता है। सर, अगर हम इस चैप्टर की बात करें कंपटीशन एक्ट 2002, तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूं, फिर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सर देखो, ये जो आप पढ़ रहे हो कंपटीशन एक्ट 2002, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सर ये लॉ इंडिया में कब आया था? 2002 में आया था, करेक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? लॉ। 2002 क्या डिनोट कर रहा है कि ये लॉ इंडिया में कब आया होगा? 2002 में। और ये एक्ट किस में डील करता है? कंपटीशन में। सर आई होप आप समझते हो कंपटीशन क्या है। कंपटीशन एक सिचुएशन होती है जहां पे दो सेलर या दो से ज्यादा सेलर आपस में एक दूसरे से प्राइस को लेकर वॉर कर रहे हैं कि भैया कस्टमर ताकि उसके पास आए या उसके पास आए। एक कहता भैया 100 रुपए में, दूसरा कहता मैं 90 में दूंगा, तीसरा कहता मैं 85 में दूंगा, 85 में। तो आपस में क्या कर रहे हैं? किस्म से वॉर कर रहे हैं, छोटी मोटी वॉर, कि कस्टमर खींचने की, कस्टमर को फैच करने के लिए ये लोग अपने पैंतरे अपना रहे हैं ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उनके पास है। दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। और इसका नेट फायदा किसको मिलता है? कस्टमर को। इसका नेट फायदा अल्टीमेटली कौन ले जाता है? कस्टमर ले जाता है, क्योंकि कस्टमर को जहां सस्ता सामान मिलेगा कंपटीशन की वजह से वहां लेगा। क्योंकि अगर किसी इंसान की मोनोपोली होगी तो अगर वो उसका कोई प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा तो वो जितने पैसे चार्ज करेगा उतने देने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर होगा और मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन अराइज हो रहा होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा? क्वालिटी भी बेटर होगी, प्लस सस्ते रेटों पे भी मिलेगी एज कंपेयर टू अदर्स। हर बंदा अपने आप को बेटर देने की कोशिश करेगा ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा उसके पास आए। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, कंपटीशन एक्ट 2002, पहले कुछ बैकग्राउंड देता हूं। इस चैप्टर के आने से पहले ना इंडिया में एक एक्ट हुआ करता था, उस एक्ट का नाम था एमआरटीपी एक्ट 1969। इस चैप्टर के आने से पहले की बात कर रहा हूं, कंपटीशन एक्ट 2002 आने से पहले की। एमआरटीपी की फुल फॉर्म थी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब ये जो एक्ट था ना, एमआरटीपी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या? एमआरटीपी की मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नाम से क्लियर हो रहा है। ये एक्ट ये बोलता था कि भैया इंडिया में मोनोपोली करना ही बैड है। ये एक्ट ये बोलता था इंडिया में मोनोपोलीज बैड, मतलब कोई भी अगर कंपनी मोनोपोली कर रही है तो वो बैड चीज है। अच्छा, वैसे जैसे एग्जांपल लेके बात करें, इंडिया में 3 चीजें होती हैं। एक होता है मोनोपोली, आई होप आप 3 टर्म्स को समझते हो। एक होता है मोनोपोली, एक होता है डुओपोली, एंड एक होता है ओलिगोपोली। सुने होंगे ये शब्द कभी स्कूल लेवल पे, इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर सुने होंगे। मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली। तीनों में फर्क क्या होता है? सर, अगर किसी एक चीज का एक ही सेलर है और वही रूल कर रहा है, लीड कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोपोली। जिसका बेस्ट एग्जांपल है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का कोई कंपटीशन नहीं है। हां, अगर किसी बंदे को ट्रेन से नहीं जाना तो वो फ्लाइट से चला जाएगा, अगर उसको उसी, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन रेलवे की जितनी फर्स्ट टायर की और सेकंड टायर की प्राइस है ट्रेन की टिकट का, तो इतने में तो फ्लाइट की टिकट भी आ जाती है बहुत सारी जगहों की। तो जिसको नहीं जाना वो रेलवे की जगह फ्लाइट से चला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि अगर इस इंडियन रेलवे की नहीं मिल रही तो किसी दूसरी रेलवे की ट्रेन पकड़ लूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडियन रेलवे की मोनोपोली है, तो इसे हम बोलते हैं मोनोपोली, जहां पे एक ही बड़ा सेलर होता है। एक होता है डुओपोली। डुओपोली का मतलब होता है जहां पे 2 बड़े सेलर होते हैं, छोटे मोटे और हो सकते हैं लेकिन बड़े 2 ही होते हैं। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, कोक और पेप्सी, ठीक है, ये 2 डुओपोली है। फिर आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है जहां पे फ्यू बिग सेलर होते हैं। बिग सेलर होते हैं लेकिन कुछ होते हैं, 2 से ज्यादा है, फ्यू है
लेकिन बड़े हैं। जैसे एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री में एसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एलएनटी सीमेंट, अलग अलग सीमेंट के बड़े बड़े ब्रांड्स। और इस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर नहीं है, लिमिटेड बड़े प्लेयर है, तो इसे हम बोलते हैं ओलिगोपोली, जहां पे फ्यू बिग सेलर हैं। तो अभी इस चैप्टर में जो हम बात कर रहे हैं कंपटीशन एक्ट में, हमारा मेन फोकस है मोनोपोली पे। और हमारा कंपटीशन एक्ट ये कहता है कि, तो सॉरी कंपटीशन एक्ट की बात कर रहा हूं। कंपटीशन एक्ट आने से पहले इंडिया में एक एक्ट था एमआरटीपी एक्ट, और वो ये बोलता था कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ये बोलता था कि इंडिया में मोनोपोली करना ही बैड है। फिर इसके बाद जब इंडिया में कंपटीशन एक्ट को लेकर आए तो इन्होंने बोला मोनोपोली इज नॉट बैड, इन्होंने बोला, अच्छा मोनोपोली को हम एक और नाम देते हैं डोमिनेंस, कि जो बंदा डोमिनेट कर रहा है मार्केट में। तो इन्होंने क्या बोला, इस एक्ट ने क्या बोला, मोनोपोली इज नॉट बैड, मोनोपोली करना बुरा नहीं है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इज बैड। समझे इस लाइन को? तो ये एक्ट, जो कंपटीशन एक्ट आया, ये क्या बोलता है, सर अगर कोई बंदा अपनी मोनोपोली करना चाहता है, वो बनाना ही है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मोनोपोली का फायदा नहीं उठाना। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, अगर आप इंडियन रेलवेज को देखोगे तो इंडियन रेलवे की मोनोपोली होने के बाद भी कोई वो अननेसेसरी प्राइस चार्ज नहीं करते हैं। अगर आप आज भी इंडियन रेलवे की स्लीपर क्लास बुक करोगे तो बहुत सारी जगहों की 200, 300, 400 रुपए के अंदर बुक हो जाती है स्लीपर क्लास, 400-500 रुपए के अंदर। फिर आप जैसे जैसे जाओगे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एसी, थर्ड क्लास एसी, तो फिर फेयर बढ़ता चला जाता है। लेकिन अदरवाइज एक नॉर्मल बंदे की अफोर्डेबिलिटी है, रीच में है। लेकिन जिस हिसाब से इंडियन रेलवे की मोनोपोली है, वो तो मुंह पैसा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल नहीं करते। इसका मतलब मोनोपोली होना बुरा नहीं है, अगर आप अपनी मोनोपोली का फायदा उठा रहे हो वो बुरा है। और अगर आप ऐसा करते हो तो कंपटीशन एक्ट लगेगा। और कंपटीशन एक्ट के अंदर एक बॉडी है दैट इज सीसीआई। सीसीआई की फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सीसीआई की फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कंपटीशन एक्ट के अंदर एक बॉडी है। अगर आप कंपटीशन एक्ट के अंदर अपनी मोनोपोली का फायदा उठाते हो, जिसको हम यहां पे नाम देंगे इस एक्ट के अंदर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, अगर आप अपनी डोमिनेंस का फायदा उठाते हो तो आपके अगेंस्ट एक्शन कौन लेगी? सीसीआई। ये बॉडी आपके अगेंस्ट एक्शन लेगी। तो बेसिकली कंपटीशन एक्ट और एमआरटीपी एक्ट में फर्क क्या, आप लॉजिक समझ पा रहे हो? एमआरटीपी को हटाकर कंपटीशन क्यों लेकर आए? क्योंकि सर एमआरटीपी ये बोलता था कि डोमिनेंस इज बैड, लेकिन मोनोपोली करना ही मना है। लेकिन कंपटीशन एक्ट क्या बोलता है? मोनोपोली करना मना नहीं है। मोनोपोली से अगर आप फायदा उठा रहे हो और लोगों के साथ नाजायज कर रहे हो, अगर आप बहुत फेयर प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हो, वो बैड है। और दैट इज गुड, दैट इज, यही तो हमें चाहिए। और अगर आप अपनी मोनोपोली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, अगर आज इंडियन रेलवेज अपनी मोनोपोली का फायदा उठाना शुरू कर दे तो उसके ऊपर एक्शन कौन लेगी? सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों? ये अच्छा ये क्या है, सुन लो मेरी बात। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस एक्ट के अंदर दो रोल प्ले कर रही है। एक तो रोल प्ले कर रही है इस एक्ट के अंदर वो रेगुलेटरी बॉडी का। एक तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस एक्ट में कौन सा रोल प्ले कर रही है? रेगुलेटरी बॉडी का। प्लस दूसरा रोल प्ले कर रही है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी का। इस एक्ट के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दो रोल प्ले कर रही है, एक तो रेगुलेटरी बॉडी का, दूसरा क्वासी जुडिशियल बॉडी का। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब इस एक्ट को पूरे को ढंग से लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसको रेगुलेट करना किसका काम है? सीसीआई का। प्लस उससे रिलेटेड, इस एक्ट से रिलेटेड रेगुलेशंस बनाने का काम भी किसका? सीसीआई का। प्लस अगर इस एक्ट में कोई व्यक्ति गलत, अच्छा तो ये तो हो गया रेगुलेटरी बॉडी वाला रोल कि इस एक्ट को रेगुलेट करना, कि लोग ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे चेक करना, प्लस इस एक्ट से रिलेटेड रेगुलेशन बनाना, ये हो गया सीसीआई का रेगुलेटरी बॉडी वाला रोल। प्लस अगर इस एक्ट में कोई गलत काम करता है, जैसे डोमिनेंस का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर एक्शन भी कौन लेगी? सीसीआई। तो जब वो एक्शन लेगी, इसका मतलब वो क्वासी जुडिशियल बॉडी वाला रोल प्ले कर रही है, मतलब कोर्ट वाला रोल प्ले कर रही है। इसका मतलब इस एक्ट में सीसीआई दोनों काम कर रही है, कोर्ट वाला रोल भी प्ले कर रही है, अगर कोई गलत काम करेगा उस पर एक्शन भी लेगी, प्लस इस एक्ट को रेगुलेट भी करेगी। तो ये सीसीआई है इस एक्ट की मेन बॉडी, जिसको हम आगे जाके जगह जगह इस बॉडी का नाम यूज करेंगे, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि सर सीसीआई क्या है। अब ये क्लियर हो गया। अब सर मैंने तुम्हारे को इसका बैकग्राउंड दिया कि इसको लाए क्यों है। अच्छा, इंडिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मोनोपोली करने की कोशिश करी। जैसे मैं तुम्हारे को एग्जांपल लेके बात करूं, गूगल। आपको पता है कि आज की डेट में अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो हम नॉर्मली या तो गूगल के पास जाते हैं, या अगर हम बात करें तो हम किसके पास जाते हैं? याहू के पास जाते हैं। लेकिन याहू बहुत ना के बराबर लोग यूज करते हैं, मेनली लोग गूगल ही यूज करते हैं। तो गूगल के ऊपर 2018 के अंदर गूगल इंडिया पे
क्योंकि गूगल वालों ने इंडिया में भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। 2018 के अंदर सीसीआई ने रुपीज 136 करोड़ रुपीस का फाइन इंपोज किया था। गूगल के ऊपर सीसीआई ने 2018 के अंदर 136 करोड़ रुपए का फाइन इंपोज करा था। वो भी पता है क्यों करा था? बिकॉज ऑफ सर्च बायस। सर्च बायस समझते हो? पार्शियलिटी करना। जैसे मैं तुम्हारे को एक चीज दिखाता हूं, क्या गड़बड़ी हुई थी, क्यों फाइन इंपोज करा था गूगल के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। जैसे मान लो मैंने गूगल खोला, अब मैं जैसे मान लो गूगल पे कुछ सर्च कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं सर्च कर रहा हूं रिलायंस। अब जैसे ही मैं रिलायंस लिखूंगा ना, तो रिलायंस की बहुत सारी चीजें, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस शेयर प्राइस, रिलायंस डिजिटल, ये वगैरह वगैरह वगैरह, रिलायंस डिजिटल नियर मी। अगर मैं रिलायंस आगे की तरफ बढ़ जाऊं, रिलायंस कंपनी लिख दूं मैं, तो रिलायंस कंपनी ओनर वगैरह वगैरह वगैरह। आप अगर ये जो ऊपर ऊपर नाम देख रहे हो ना, नॉर्मली ये नाम ऊपर ऊपर कैसे आते हैं सर? जो नाम सबसे ज्यादा सर्च हुआ होता है ना, वो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है, जनरली वो सबसे ऊपर होता है। गूगल ने क्या करना शुरू करा कि जैसे मान लो, जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, गूगल ने क्या हरकत करी, जैसे मान लो मेरे को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मान लो मेरे को शूज खरीदने हैं, शूज फॉर मैन, अगर मैं लिखता हूं, तो यहां पे ऊपर की तरफ आप देखोगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, तो एडिडास 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 आ रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सबसे ऊपर मिंत्रा की साइट आ रही है, फिर ये कैंपस की आ रही है, कैंपस शूज की आ रही है वगैरह वगैरह, इस तरीके से सारी, फिर नीचे अमेजोन का लिंक आ रहा है। नॉर्मली ये सारे लिंक कैसे आ रहे हैं? जो सबसे ज्यादा सर्च होता है जिस चीज को लेकर, वो सबसे ऊपर आता है नॉर्मली। गूगल ने क्या करना शुरू करा, अच्छा जैसे मिंत्रा को सबसे ज्यादा लोग सर्च करते थे, वो ऊपर आ गया, उसके बाद कैंपस, उसके बाद इस तरीके से अमेजोन। अब गूगल ने क्या करना शुरू करा, गूगल एड्स चलती हैं, गूगल एड्स के थ्रू इन लोगों ने क्या करना शुरू करा कि इन लोगों ने पैसे ज्यादा ले लेकर जो ब्रांड पॉपुलर नहीं थे उनका नाम ज्यादा ऊपर दिखाना शुरू कर दिया, और जो ब्रांड पॉपुलर थे लेकिन वो अपने ऑर्गेनिकली पॉपुलर हुए थे, उनको या तो दिखाना बहुत नीचे शुरू कर दिया या उनको ब्लॉक ही कर दिया, दिखाते ही नहीं थे ये लोग 2018 के अंदर। उससे पहले पहले अब तो जैसे आपको सारे ब्रांड दिख रहे हैं, गूगल एड्स आज भी चलती हैं, वो वर्क करती हैं, जो जैसी पेमेंट देगा उसका नाम ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन बाकी ब्रांड भी तो दिख रहे हैं, जो बाकी अगर कोई पेमेंट नहीं भी कर रहा, गूगल एड्स नहीं भी रन करवा रहा, उनके वाले ब्रांड्स भी यहां पे दिख रहे हैं। 2018 से पहले ये लोग क्या हरकत कर रहे थे कि जो ब्रांड पॉपुलर हो गए लेकिन वो गूगल को पैसा नहीं दे रहे थे, तो उनका नाम वो रिसर्च में दिखाता ही नहीं था, नीचे तो छोड़ो दिखाता ही नहीं था, नाम ही ब्लॉक कर देते थे उसका। तो वो सारा सिस्टम इनको हटाया, इसके लिए इसको हम बोलते हैं सर्च बायस, कि सर्च में पार्शियलिटी करना, कि जो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है उसको ना दिखाकर जो पैसे ज्यादा दे रहे गूगल को उसको ज्यादा दिखा रहे थे। अब पैसा देने की तो कोई लिमिट नहीं है, जो जितना ज्यादा पैसा देगा वो उसको उतना ऊपर ऊपर प्रमोट कर रहे थे। इसके हरकत की वजह से, क्योंकि गूगल आपको पता है कि इस लीडिंग, सब हर बंदा गूगल पे ही जाता है, लीडिंग सर्च इंजन है, तो इस चक्कर में इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने गूगल के ऊपर एक्शन लिया, किसने? सीसीआई ने, और 136 करोड़ रुपए का फाइन इंपोज करा था 2018 के अंदर। जरा अगर हम देखें तो एग्जैक्टली मेरे को फाइन तो इतना ही याद है, सीसीआई इंपोजेस पेनल्टी ऑन गूगल, अच्छा लो 2022 में दोबारा इंपोज करी, फॉर अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्ले स्टोर पॉलिसीज। लो, तो मैं तो तुमसे 2018 की बात कर रहा था, 2022 के अंदर गूगल के ऊपर सीसीआई ने दोबारा से 936 करोड़ रुपए का फाइन इंपोज करा कि अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर हैड स्लैप्ड द पेनल्टी, तो 2018 के अंदर। अच्छा प्ले स्टोर इसके अंदर पेनल्टी क्यों लगाई वो देखेंगे, लेकिन पहले तुम्हारे को 2018 वाला ऑर्डर दिखाता हूं। इसको तो केस को तो पढ़ना पड़ेगा, 22 वाले को तो मैंने पढ़ा नहीं था, 18 वाले को तो मैंने पढ़ रखा था। ऑन गूगल इन 2018, 2018, ये देखो अराउंड देखो, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इंपोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 135.86, मतलब मोटा मोटा वही 136 करोड़ फॉर अब्यूजिंग इट डोमिनेंट पोजीशन इन द ऑनलाइन सर्च मार्केट इन वाइन इंडिया। आ गई ना, ऑनलाइन सर्च मार्केट के अंदर क्या कर रहे थे, ये वायलेशन कर रहे थे। द वायलेशन स्टेम्ड फ्रॉम गूगल एग्रीमेंट विद सर्टेन वेबसाइट दैट रिस्ट्रिक्टेड देम फॉर यूजिंग सर्च सर्विसेज फ्रॉम कंपीटिंग सर्च इंजन। मतलब क्या, अगर कोई बंदा यहां से गूगल पे बैठ के सर्च बायस करते थे, कि एक तो अगर मान लो याहू की चीजें सर्च कर रहा है, तो ये बहुत सारी याहू की चीजें दिखाते ही नहीं थे, क्योंकि वो इनका कॉम्पीटिंग सर्च इंजन था। तो और प्लस इसके अलावा मार्क मैंने सर्च बायस वाली वो चीज बताई, वो तो इसके साथ थी। तो इस जब हरकतें करने के लिए इन लोगों के ऊपर 136 करोड़ रुपए का फाइन लगाया और अपनी पोजीशन का फायदा उठाने की कोशिश करी। और अभी तुम लोगों ने लेटेस्ट केस देख लिया,
जो कुछ साल ही हुए, अभी 2022 निकले तो कई साल हो गए, वैसे तो 2022 को निकले भी, लेकिन 2022 के अंदर में इन लोगों के ऊपर फाइन इंपोज करा गया था, कितने का? 936.44 करोड़ रुपीस का। क्या इन्होंने अपने प्ले स्टोर में कुछ हरकत करी है? इन लोगों ने प्ले स्टोर आता है, गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉइड फोन में, उसके अंदर अब मेरे को इसका इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन स्टिल तुम्हारे को एक आइडिया दे दिया मैंने कि भैया गूगल के ऊपर तक केस हुआ हुआ है। तो बेसिकली ये हमारे को जो कंपटीशन एक्ट है वो ये नहीं बोलता कि आप डोमिनेंस नहीं कर सकते, आपको डोमिनेंस करना मना नहीं है, आपको अपनी डोमिनेंस से फायदा उठाना मना है। अच्छा, एक चीज समझाता हूं। इंडिया का एक पुराना केस है, जैसे आप लोगों ने कभी सबने एक नाम सुना होगा एक कंपनी का, यूनिलीवर, और आपने इंडिया में बहुत पॉपुलर नाम सुना होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपको शायद ये बात पता है नहीं पता, यूनिलीवर इंडिया की कंपनी नहीं है, फॉरेन की कंपनी है। ये जिस कंट्री में जाते हैं ना, ये उस कंट्री का आगे नाम यूज करके कंपनी खोलते हैं। जैसे इंडिया में इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर खोल रखी है, पाकिस्तान में इनकी पाकिस्तान यूनिलीवर है, वगैरह वगैरह। तो जिस कंट्री में जाते हैं उसके आगे उस कंट्री का नाम जोड़कर यूनिलीवर आगे लिखा देते हैं, तो ये वो वाली यूनिलीवर बन जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की, लेकिन वो इंडिया की नहीं है। इंडिया यूनिलीवर बाहर की कंपनी है, इंडिया में इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाई है, लेकिन ब्रांड यूनिलीवर कहां का है? बाहर का। अब तुम्हारे को एक केस के बारे में बताने जा रहा हूं कि कंपटीशन एक्ट का जन्म कहां से हुआ। ये केस ना, ये जो केस है जो मैं बताने जा रहा हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ये कंपटीशन एक्ट 2002 के टाइम का केस नहीं है, ये तब का केस है जब इंडिया में एमआरटीपी एक्ट 1969 चल रहा था, तब का केस है। हुआ क्या था, ये बहुत पुरानी बात हो गई, जब इंडिया में एमआरटीपी एक्ट 1969 चल रहा था, उस टाइम पे हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया में 3 सोप्स बेचा करता था, और ये लोग इंडिया में लीड कर रहे थे उस टाइम पे। और ये 3 सोप्स कौन से बेचा करते थे? एक बेचते थे लक्स, एक बेचते थे डव, और एक बेचते थे लाइफ बॉय। लाइफ बॉय की स्पेलिंग यही होती है, BOY नहीं होती। तो कहीं एक बच्चे ने मेरे को मैसेज करके बोला, सर आपने लाइफ बॉय की स्पेलिंग गलत लिख दी। भाई यही होती है। तो उस टाइम पे इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर के 3 सोप हुआ करते थे, लक्स, डव और लाइफ बॉय। और इन लोगों के पास अच्छा खासा मार्केट शेयर था। और उस टाइम पे ना हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी का टेक ओवर करना चाहता था, उस कंपनी का नाम था टोमको। ये उस कंपनी का टेक ओवर करना चाहते थे उस टाइम पे। टोमको क्या था? ये टाटा ग्रुप की कंपनी थी, इसकी फुल फॉर्म थी टाटा ऑयल मिल कंपनी। टाटा ऑयल मिल कंपनी टोमको की फुल फॉर्म है, टाटा ऑयल मिल कंपनी। उस टोमको जो कंपनी है, इनका भी इंडिया में एक बहुत फेमस सोप था जो इंडिया में बिकता था, उसका नाम था हमाम। और ये बहुत अच्छा मार्केट शेयर था हमाम का। तो इनका क्या मूड था हिंदुस्तान यूनिलीवर का, कि अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर टोमको का टेक ओवर कर लेगा, तो इनका दिमाग क्या चल रहा था कि अगर हम लोग टोमको का टेक ओवर कर लेंगे तो हमाम भी हमारे अंडर आ जाएगा, और अगर इन्होंने टेक ओवर कर लिया और हमाम भी इनके पास आ गया, तो ये 4 सोप मिलाकर इनके पास इंडियन सोप मार्केट का 72% शेयर आ जाएगा। इंडियन सोप मार्केट का मतलब यह था कि इंडिया में जितने लोग साबुन यूज करते हैं उसमें से 72% लोग साबुन किसका यूज करेंगे? हिंदुस्तान यूनिलीवर का। इन चारों में से, क्योंकि वो उस टाइम पे इंडिया में लोग ये 4 ही तरीके के सोप यूज करते थे, या तो 3 जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के थे, और टोमको का जो सोप था हमाम। अब ये लोग जब इसका टेक ओवर का प्लान कर रहे थे, अब उस टाइम पे तो इंडिया में एमआरटीपी एक्ट था, तो कुछ लोगों ने बॉम्बे कोर्ट में इनके टेक ओवर के अगेंस्ट केस कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में इनके टेक ओवर के अगेंस्ट केस कर दिया, क्या बोलकर कि सर अगर ये टेक ओवर हो गया तो इन लोगों की डोमिनेंस हो जाएगी मार्केट के अंदर, इन लोगों की मोनोपोली हो जाएगी, और ये मत होने दो। और आपको पता है क्योंकि उस टाइम पे एमआरटीपी एक्ट था, तो एमआरटीपी एक्ट तो क्या बोलता था कि डोमिनेंस करना ही मना है। लेकिन पता नहीं कोर्ट्स को क्या लगा, कोर्ट को लगा यार अगर डोमिनेंस हो भी जाएगी तो क्या दिक्कत है, होने दो। तो कोर्ट ने भले ही इंडिया में एमआरटीपी एक्ट था, लेकिन जजमेंट पता है क्या पास करी? कोर्ट ने बोला डोमिनेंस होती है, होने दो, डोमिनेंस इज नॉट बैड, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इज बैड। तो कोर्ट ने क्या बोला? डोमिनेंस करना मना नहीं है, डोमिनेंस का फायदा उठाना मना है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इज बैड, इज नॉट बैड, नहीं बैड, डोमिनेंस इज नॉट बैड, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इज बैड, कोर्ट ने ये बोला। तो अल्टीमेटली इनका टेक ओवर होने के लिए अलाउ कर दिया गया। इसका मतलब अच्छा, जबकि इंडिया में एमआरटीपी एक्ट पर वो तो मोनोपोली होने को मना करता था, लेकिन इन्होंने स्टिल कोर्ट ने जजमेंट ये वाली पास करी। उसके बाद इंडिया में कंपटीशन एक्ट लेकर आए।
क्योंकि इनको लगा कि यार उस वाले लॉ में बहुत सारे फ्लॉज हैं। किस वाले लॉ के अंदर? एमआरटीपी एक्ट में, क्योंकि वो मोनोपोली होने से ही रोक देता है। फिर उसके बाद इंडिया में कॉम्पिटिशन एक्ट लेकर आया, जिसके अंदर इस चीज को मेन पॉइंट हाईलाइट कर दिया गया कि अगर आज के बाद कोई कंपनी डोमिनेट करती है इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोनोपोली करती है, अगर डोमिनेंस का फायदा उठाएगी तो दिक्कत है, तब हम उस पर एक्शन लेंगे। और जैसे अब नए वाले एक्ट के अंदर जो बॉडी है उसका नाम क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो एक्शन लेगी, सीसीआई। पुराने वाले एक्ट में, एमआरटीपी एक्ट में जो बॉडी थी उसका नाम था एमआरटीपी कमीशन। तो काम दोनों का सेम ही है। मतलब अब जो सीसीआई है, उससे पहले इंडिया में एमआरटीपी कमीशन होती थी, वो एमआरटीपी एक्ट में थी। अब सीसीआई आ गई है कॉम्पिटिशन एक्ट में, इसको रिप्लेस करके काम दोनों का सेम ही है। ये भी क्या थी? उस एक्ट में एक्शन लेती थी बॉडी, अब नए वाले एक्ट में एक्शन कौन लेती है? बॉडी, सीसीआई। तो बेसिकली आपने क्या सीखा अभी तक? तो आप कंपटीशन एक्ट से आप ये सीख रहे हो कि कंपटीशन एक्ट क्या चाहता है। कंपटीशन एक्ट ये कहता है कि इंडिया में हर कंपनी आए, कॉम्पीट करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई कंपनी इंडिया में आकर मोनोपोली करना चाहती है तो भी करे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन एक्ट हर चीज को अलाउ करता है। बस आप अपनी मोनोपोली का फायदा नहीं उठाओगे, कस्टमर्स को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर आपने अपनी मोनोपोली का फायदा उठाया और अब्यूज ऑफ डोमिनेंस करी, तो आपके ऊपर सीसीआई क्या करेगी? एक्शन लेगी। और आपने देख लिया सीसीआई कितने हैवी अमाउंट के फाइन इंपोज कर दिया। आपने गूगल का केस देख लिया, 2018 वाला भी, 22 वाला भी। ठीक है जी। तो ये था कंपटीशन एक्ट का अच्छा खासा बेस। अब हम इस चैप्टर को बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो गाइस अब आपका बेस तो बन ही गया। अब कंपटीशन एक्ट को बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। अब आपका पूरा बेस बन चुका अच्छा खासा। अब देखते हैं क्या कहता है कंपटीशन एक्ट। क्या हो गया इसको? क्या हो गया भैया आपको? चल क्यों नहीं रहे? चल गया। कंपटीशन एक्ट 2002। अब जरा देखो क्या बोलता है। कंपटीशन क्या है? सबसे पहले तो कंपटीशन रेफर्स टू अ सिचुएशन इन अ मार्केट प्लेस। एक सिचुएशन है जहां पे फर्म्स या एंटिटीज इंडिपेंडेंटली ट्राई करते हैं फॉर द पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब होता है लिंक, कनेक्शन। ऑफ बायर्स इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है? कह रहा है कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे सेलर सारे इकट्ठे होकर कस्टमर्स को खींचने की कोशिश करते हैं, आगे लिंक बनाने की कोशिश करते हैं, कस्टमर्स को खींचने की कोशिश करते हैं। अब उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो अलग अलग हो सकता है। किसी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट इंक्रीज करना, किसी का ऑब्जेक्टिव है सेल इंक्रीज करना, किसी का ऑब्जेक्टिव है मार्केट शेयर इंक्रीज करना। एग्जांपल लेके बात करता हूं। मुकेश अंबानी जी ने जब जियो लॉन्च करा था, तो आपको याद होगा उन्होंने जियो फ्री में लॉन्च करा था। इनिशियल डेज में इंटरनेट फ्री कर दिया था, सब कुछ फ्री कर दिया था। वो क्यों करा था? उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, उनके पास ऑलरेडी पैसा बहुत है, अलग अलग बिजनेस से उनको पैसा आ रहा है। उनका ऑब्जेक्टिव था मार्केट शेयर इंक्रीज करना, ताकि मार्केट में उनकी रीच बढ़े। फिर जैसे ही रीच बढ़ी, अब उन लोगों ने आपको पता प्राइसेस बढ़ा दिए। किसी किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया प्रॉफिट ज्यादा करने हैं, और किसी का ऑब्जेक्टिव होता है सेल ज्यादा से ज्यादा करनी है। आपने देखा होगा दो तरीके के दुकानदार होते हैं। एक होता है जो कहता है कम माल बेच लो लेकिन पैसे मुंह मांगे चार्ज करूंगा, मार्जिन ज्यादा रखूंगा। एक होता है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा खींचूं, मार्जिन कम कर दूं। एक बंदा है 100 रुपए के माल को 150 में बेच रहा है, मार्जिन 50% रख रहा है। एक बंदा है कहता है 100 रुपए के माल को 110 का बेचूंगा, सिर्फ 10% का मार्जिन रखूंगा, लेकिन कस्टमर्स ज्यादा खींचूंगा। तो जब भी कोई इंडिया के अंदर कॉम्पीट कर रहा है मार्केट के अंदर सेलर किसी दूसरे सेलर से, तो सबका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। किसी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट इंक्रीज करना है, किसी का ऑब्जेक्टिव सेल इंक्रीज करना है, किसी का ऑब्जेक्टिव पहले मार्केट में रीच बढ़ाना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो कहता है कॉम्पिटिशन इज नॉट एन एंड अप टू इटसेल्फ, rather a means to achieve economic efficiency and welfare objective। देखो इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, कि कस्टमर को सस्ते रेटों पर अच्छा सामान मिले, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। एंड वेलफेयर ऑब्जेक्टिव, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव मींस कि जनता का भला होना चाहिए, अल्टीमेटली लोगों का भला। और ऑब्वियसली बात है, जब कंपटीशन ज्यादा होता है ना किसी भी एरिया में, तो आप हमेशा देख लेना चीज सस्ती मिलती है और बेटर मिलती है, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे को कंपीट करने की कोशिश कर रहा है। उसको पता अगर मैं घटिया माल दूंगा तो अगली बार कस्टमर दूसरे वाले चला जाएगा, दूसरे वाले सेलर पे चला जाएगा। तो कहता है फ्री एंड फेयर कंपटीशन इज वन ऑफ द पिलर ऑफ एन एफिशिएंट मार्केट इकोनॉमी, देयरफॉर कंपटीशन हैज बिकम अ ड्राइविंग फोर्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी। कह रहा है आज की डेट में कंपटीशन एक फेयर है और होना भी चाहिए, और कह रहा है इसीलिए कंपटीशन एक ड्राइविंग फोर्स है जिस जगह पे। अच्छा, और एक तुम्हें पता है
जिस जगह पे कंपटीशन ज्यादा होता है ना, उस जगह पे चीजों की सेल भी ज्यादा होती है। सच है ये। मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बात करता हूं, तभी तो पता लगा पाएगा सामने वाला कि क्या बेटर है क्या नहीं। मैं एग्जांपल लेके बात करता हूं, जैसे अब हम टीचिंग इंडस्ट्री में, तो जब मैं टीचिंग इंडस्ट्री में आया ना, तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर 7-8 बड़े बड़े प्लेयर थे। सीएमए फाइनल की इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी थे। जब मैं आया तो मेरे को किसी ने बोला, यार इतने बड़े टीचरों में तो अपना नाम कैसे बना पाएगा। मैंने कहा यार ये तो मौका है। इसको आप उल्टे एंगल से सोचो तो ये समझो कि अगर मैंने इनसे बढ़िया क्वालिटी डिलीवर कर दी, जो ऑलरेडी रिनोन टीचर हैं, तो इतने बढ़िया टीचरों में, क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है, ज्यादा बड़ा नाम बनेगा। बच्चा जब कंपेयर कर पाएगा, यार इस टीचर की तो क्वालिटी इतनी बढ़िया, उसमें तो इतना दम ही नहीं है। और वही हुआ। जब मैं आया था मार्केट के अंदर, तो हम स्ट्रगल कर रहे थे। आज की डेट में हमारे पास ऑलमोस्ट 60 to 70% पूरी सीएमए फाइनल की मार्केट पूरे इंडिया में हमसे पड़ती है। उसका बहुत बड़ा रीजन ही यही था कि हम लोगों ने मार्केट शेयर को कैप्चर ही ऐसे करा कि भैया हम क्या करेंगे, क्वालिटी डिलीवर करेंगे, अपना 100% देंगे। हम लोगों ने हर चीज करी जो एक चाहिए होती है बच्चे के लिए। हम लोगों ने क्लासेस प्रॉपर करवाई, डिटेल में करवाई, टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं बच्चों की, यूट्यूब के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करवाए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाए, बच्चों को क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करे, डाउट सपोर्ट फैसिलिटी, जो बच्चा बहुत परेशान होता है वो हमारी बहुत अच्छी है। कोई भी बच्चा हमारे को मैसेज करता है, विद इन 24 आवर्स बच्चे को रिप्लाई चला जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आपको मार्केट में कंपीट करना है, तो आपको अपनी कुछ चीजें दिखानी पड़ेंगी, और दिखाने के लिए आपको टैलेंट अगर आप में होगा तो वो जरूर उभर के आएगा सामने। और अल्टीमेटली अब क्या होता है, जब टीचर ज्यादा होंगे ना, तभी क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, तभी क्या होगा कि हमारे में भी एक चाह होगी कि हम अपने ऊपर एफर्ट लगाएं, हम दूसरे टीचर से बढ़िया देने की कोशिश करें। अब इससे अल्टीमेटली फायदा किसको मिलेगा, बच्चे को। लेकिन अगर मान लो मार्केट में कोई दूसरा टीचर होता ही नहीं और मैं अकेला पढ़ा रहा होता, तो मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगा, मेरे को पता कंपटीशन ही नहीं है। इसलिए अल्टीमेटली कंपटीशन से प्राइसिंग भी फेयर रहती है और अल्टीमेटली कस्टमर का फायदा पहुंचता है। नीचे क्या बोलता है, इंडियन इकोनॉमी हट भैया, अब क्या बोलता है, इंडियन इकोनॉमी इज ऑन अ हाई ग्रोथ पाथ। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी की आजकल ग्रोथ हो रही है। इन द रीसेंट इयर्स द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड। हाउएवर द फुल ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी रिमेन्स येट टू बी रियलाइज्ड। और आपको पता है ग्रोथ क्यों हो रही है, क्योंकि इंडिया में यूथ बहुत है और हर बंदा काम करने के लिए आज की डेट में इच्छुक है, अनलेस अनटिल वो कुछ लोगों को छोड़कर जो सोशल मीडिया पे ही पागल हो गए पड़े हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो नॉर्मल यूथ आजकल छोटी उम्र में समझ जाता है, 18-20 साल की उम्र में, अगर उसकी फैमिली के हालात अच्छे नहीं है तो उसको घर को सर्वाइव करवाना है, तो वो मेहनत करते हैं लोग छोटी छोटी उम्र से। और क्योंकि इंडिया में यूथ ज्यादा है, इसलिए आज की डेट में इंडिया के अंदर आपको समझ आता है कि ग्रोथ हो रही है। हालांकि स्टिल हम लोग अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप तो नहीं हुए, लेकिन स्टिल पहले के कंपैरेटिव में बढ़ तो रहे हैं आगे। In future of greater degree of competition can play a catalytic role in unlocking the fuller growth potential in many critical areas of the economy, which hitherto has been backed by restriction on competition in various forms। अब कह रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो ये एक कैटालिटिक रोल की तरह प्ले करता है। कैटालिटिक रोल समझ आता है, कैटालिटिक का मतलब होता है जो किसी चीज को सपोर्ट करता है, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो कैटालिटिक रोल का मतलब है कि यहां पे कंपटीशन पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना इकोनॉमी के अंदर प्राइसिंग बैलेंस रहेगी और चीजें जो है बेटर क्वालिटी की निकल कर आएंगी। तो कह रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडीज टू फेमिलराइज द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, कॉम्बिनेशन, कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सारे शब्दों के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अभी के लिए तुम्हारे को एक शब्द तुम्हारे को इसमें समझ आ रहा होगा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इस चैप्टर का मेन वो है, क्योंकि इस चैप्टर की रेगुलेटरी बॉडी है और क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। इस चैप्टर के सारी रूल्स और रेगुलेशन आपको पता यही बनाएगी, प्लस इस चैप्टर में कुछ भी गलत होगा तो एक्शन भी कौन लेगी, यही बॉडी लेगी। अब आ रहा है कॉम्पिटिशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड कीपिंग इन व्यू ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कमीशन। कमीशन का मतलब वही सीसीआई की बात हो रही है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीसीआई। आगे, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। इसका क्या मतलब है कि इंडिया में सबसे पहले इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक बॉडी रेडी की जाए, जो कि आपने बताया था कि जो इससे पहले एमआरटीपी एक्ट होता था उसमें जो बॉडी थी उसका नाम था एमआरटीपी कमीशन, और इस एक्ट के अंदर जो बॉडी है उसका नाम क्या है, सीसीआई। तो कह रहा है सबसे पहले आपको एक बॉडी बनानी है जो कंपटीशन पे ऑर्गेनाइजेशंस एडवर्स इंपैक्ट कर रही हैं उनको रोके। मतलब क्या, जो लोग मोनोपोली करके डोमिनेंस करने का फायदा कर रहे हैं, मतलब वो कंपीट नहीं कर रहे। मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, मार्केट में दो बड़े प्लेयर हैं,
जैसे कोक और पेप्सी है, एग्जांपल लेके बात करते हैं, और इन लोगों को पता है कि लोग इन्हीं की ड्रिंक्स पीते हैं, किसी और की नहीं पीते। तो इन दोनों के मन में आ रहा है कि एक काम करते हैं, प्राइस अपने हिसाब से बढ़ा देते हैं, मुंह मांगा पैसा चार्ज करेंगे। या जैसे उसके अंदर अगर हम बात करें ओलिगोपोली मार्केट, जैसे हम जो हमारे फोन की सिम होती है, कनेक्शन होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन या कॉलिंग वाली सिम्स, इसमें आपको पता है लिमिटेड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, ये जो जिनका मर्जर हुआ है, तो आपको पता है लिमिटेड। अगर ये लोग मिल के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, क्योंकि इनको पता है कस्टमर की मजबूरी हमारे पास आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब ये लोग अपने कंपटीशन का क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट नहीं कर रहे, ये लोग अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो उस केस में आपको पता है कि सर कौन सा एक्ट लग जाएगा, कंपटीशन एक्ट, और इसके अंदर सीसीआई आपके ऊपर क्या ले लेगा, एक्शन ले लेगा। तो पहले तो एक बॉडी बनाई जाएगी कि अगर मार्केट में कोई भी बंदा कंपटीशन को इफेक्ट कर कर कंपटीशन ना कंपीट ना करके अगर अपनी पोजीशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, पहले उन पे एक्शन लेने की एक बॉडी बनाई जाएगी, जिसका नाम है सीसीआई। नेक्स्ट, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, और इनकी कोशिश है इस एक्ट की कि कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा हो। हम तो चाहते हैं कंपटीशन, लेकिन जितना ज्यादा कंपटीशन होगा और लोग अपनी मोनोपोली का फायदा नहीं उठाएंगे और कंपीट करेंगे, तो उतना कस्टमर को अल्टीमेटली नेट बेनिफिट मिलेगा। आपको समझ आता है, जितना कंपटीशन होगा उतना प्रोडक्ट सस्ते में मिलेगा और उतना मार्केट के अंदर कस्टमर को बेटर क्वालिटी मिलेगी सस्ते रेटों पे। नेक्स्ट, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड on carried on by the other participant in the market in India and for matter connected therewith or incidental thereto, that is liberalization global। अच्छा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है? ये एक्ट तो कहता है कि आप ट्रेड करो। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीली प्राइवेट सेक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाए, सरकारी सेक्टर भी इन्वॉल्व हो जाए, सारे अपना अपना प्रोडक्ट बेचें जिसको बेचना है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करें। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, की इंडिया से में भी बेचो, इंडिया से बाहर भी बेचो, बाहर से खरीदो भी और बाहर बेचो भी, क्योंकि यहां पे वर्ड आ रहा है ट्रेड। तो ट्रेड के अंदर बाइंग भी आती है और सेलिंग भी आती है, दोनों चीजें आती है, बाइंग प्लस सेलिंग। तो ऐसा नहीं है कि खाली माल बाहर बेचना है, बाहर से खरीदो भी और बेचो भी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है? हालांकि इंडिया का फोकस यही होता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन बाइंग सेलिंग आप दोनों करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीसरा इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप अल्टीमेटली कंपीट करना है। अच्छा, आजकल तो कंपटीशन इंडिया में थोड़ी रह गया, अब तो इंडिया से बाहर भी हो गया। एक बात तो कोक और पेप्सी इंडिया के ब्रांड थोड़ी है, वो तो बाहर के ब्रांड है जो इंडिया में आके ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। अब एग्जांपल लेके बात करते हैं, एयरटेल इंडिया का है, क्या कहते हैं, जियो इंडिया का है। अब ये सारे ब्रांड्स इंडिया के हैं, लेकिन आपको पता होगा वोडाफोन तो पहले हच हुआ करता था, ये तो बाहर का ब्रांड था। तो अल्टीमेटली मेरे कहने की सेंस ये है, आज की डेट में आप जितने भी देखोगे, जैसे आप कपड़े लेने जाते हो तो ज़ारा, गुची, वर्साचे, ये सब बाहर के ब्रांड है। पीटर इंग्लैंड इंडिया का है ना, लुई विटॉन इंडिया का है, बहुत सारे लोगों को बाहर का लगता है। अब ये जो ब्रांड्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, अब इंडियन ब्रांड्स को बाहर के ब्रांड से कॉम्पीट करना पड़ रहा है, और क्योंकि आपको कॉम्पीट करना पड़ रहा है तो आपको बाहर के ब्रांड के लेवल की क्वालिटी भी देनी पड़ेगी और प्राइसिंग भी फेयर रखनी पड़ेगी, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। और यही एक्ट ये कहता है कि आप कॉम्पीट करो और फेयर प्राइसिंग के साथ करो। अगर आप मोनोपोली करके करोगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोनोपोली का अगर फायदा उठाने की कोशिश करोगे तो दिक्कत है। अब अच्छा, और जब मैं बोल रहा हूं ना मोनोपोली का फायदा, तो खाली मोनोपोली का मतलब ये नहीं कि अगर अकेला बंदा मार्केट में अपनी, जैसे इंडियन रेलवे उनकी मोनोपोली है तो वही फायदा उठा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ओलिगोपोली वाली सिचुएशन हो जाए जहां पे कुछ बड़े सेलर मिलकर मार्केट का फायदा उठा रहे हैं, सिंगल नहीं कुछ मिलकर, तो भी। जैसे मैंने तुम्हारे पास सीमेंट वाला एग्जांपल दिया, लिमिटेड लोग हैं, ये टेलीकॉम प्रोवाइडर जो है, इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल, ये वोडाफोन आइडिया और ये आपका जियो, ये भी लिमिटेड प्रोवाइडर हैं। तो ये लोग अगर मिलकर भी अगर सारे आपस में गठबंधन कर लेते हैं और मिलकर अगर ये मार्केट के अंदर मुंह मांगा पैसा चार्ज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट कॉम्पिटिशन, तो भी कॉम्पिटिशन एक्ट लगेगा। अब इस एक्ट का सेक्शन 1 देखो, हर एक्ट का सेक्शन 1 एक ही चीज बोलता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मींस कंपटीशन एक्ट को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, तो कंपटीशन एक्ट को शॉर्ट में भी कंपटीशन एक्ट ही बोला जाता है। सीए 2000 ने ऐसे नहीं बोलते कंपटीशन एक्ट को, सीए 2002 कंपटीशन एक्ट ही बोलते हैं। एक्सटेंट का मतलब सर ये एक्ट कहां तक लगता है, तो पहले तो ये एक्सटेंट पूरे इंडिया, ये एक्ट पूरे इंडिया पे लगता था एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब जो है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 370 हट चुका है इंडिया से, तो अब आर्टिकल 370 हटने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, वो हट चुका, पूरे इंडिया यूनिफॉर्म है। तो आज की डेट में हमारा ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगता है। तो सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई द ऑफिशियल गजेट। पहली बात तो ये कि इस एक्ट का सेक्शन 1 बताता है कि ये लॉ इंडिया में कब आएगा, इफेक्टिव होगा। However, an enabling provision empowering the government to appoint different date for different provision of the act have been incorporated। लेकिन और गवर्नमेंट को पावर दी है कि आप इस एक्ट के सारे प्रोविजंस को एक साथ ना इफेक्टिव करके धीरे धीरे भी इफेक्टिव करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कंपनी एक्ट में हुआ था। कंपनी एक्ट में टोटल में आपको पता है 470 सेक्शन है, वो सारे एक साथ इफेक्टिव नहीं हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इफेक्टिव करे। तो कह रहा है यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मतलब एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि आप इन सेक्शंस को चाहो तो एक साथ इफेक्टिव कर लो, चाहो तो धीरे धीरे इफेक्टिव कर लो।
कह रहा है द स्कोप ऑफ द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नॉर्मली एक्ट फॉर इंडिया में लगता है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर, लेकिन however after abolition of the article 370 from the constitution of india now this act applies on jammu and kashmir also। लेकिन इंडिया में क्योंकि आपको पता है अब आर्टिकल 370 हट चुका जो कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशल स्टेटस देता था, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, अब उस वजह से अब ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगता है। एंड तो इसका मैं कह सकता हूं कि पूरे इंडिया पे यूनिफॉर्मली लगता है। एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉम्पिटिशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 20 मई 2009। अच्छा, इसका मतलब देखो कॉम्पिटिशन एक्ट आ तो 2002 में गया था, लेकिन इसके जो प्रोविजंस है वो 2009 से इंडिया में इफेक्टिव हुए थे। अब इस एक्ट के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं, सैलिएंट या इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। पहला, द कॉम्पिटिशन एक्ट हैज बीन इनेक्टेड टू प्रिवेंट practices having an appreciable adverse effect on the competition। मतलब पहला तो इस एक्ट का मेन काम क्या है, कोई भी मार्केट में संस्था कोई ऐसी हरकत कर रही है जिससे कंपटीशन पर रोक लग रही है और वो लोग अपनी मोनोपोली कर कर अब्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, मन चाहे पैसे चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन चीजों पर रोक लगाना। एंड ये चाहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन सस्टेन हो ताकि अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिल सके और फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो सके, जिससे खरीदना चाहे खरीदें। लेकिन अगर मोनोपोली बना लेंगे और वो लोग, या मोनोपोली कह लो या फिर वो ओलिगोपोली वाली सिचुएशन क्रिएट कर लेंगे, कुछ बड़े सेलर मिलकर अपनी डोमिनेंस कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली नुकसान कंज्यूमर को होगा, उसको खरीदना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। तो ऐसा ना हो ये रोकते हैं। अब वैसे आपको सच बताऊं, जो 2000 एग्जैक्टली ईयर तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन आई थिंक कोविड के आसपास की बात है या उससे पहले की, जब जियो आया मार्केट के अंदर, जब जियो आया तो जियो ने हरकत तो यही वाली की थी कि इन्होंने कंपटीशन को इफेक्ट करके मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की थी, 100% की थी। फ्री में बांट दिया, इससे क्या हुआ, कंपटीशन इफेक्ट हुआ, लोगों को सारा कस्टमर बेस यहां स्विच करवा दिया अपने पास, और अल्टीमेटली एयरटेल और उस टाइम पे वोडाफोन आइडिया को बहुत नुकसान पहुंचा ये सब करने से। और इन लोगों ने, अब ये लोग जो कर रहे हैं समय के हिसाब से, अब ये लोग मुंह मांगा पैसा चार्ज कर रहे हैं, धीरे धीरे प्राइस को बढ़ा रहे हैं। तो हरकत तो ये अभी भी वैसे देखा जाए तो अब्यूज और डोमिनेंस वाली कर रहे हैं, अभी पूरी नहीं करी लेकिन उस कगार पे ही है। लेकिन स्टिल इनके ऊपर सीसीआई कोई एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि आपको पता है बीजेपी की सरकार, और बीजेपी सरकार आपको पता है कि मोदी जी और अडानी जी से, मोदी जी का अडानी और अंबानी जी से कितना बढ़िया कनेक्शन है। तो इस वजह से भी चीजें उस लेवल पे एक्शन नहीं हो पा रहे जिस लेवल पे होने चाहिए। लेकिन इंडिया में गड़बड़ियां तो हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, बस वही है, जिसका नेता अपना है उसका काम अपना है। चलो, विद द एनफोर्समेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट द एमआरटीपी एक्ट 1969 शैल स्टैंड रिपील। एमआरटीपी आपको पता, मैंने बताया था कि कंपटीशन एक्ट 2002 आने से पहले इंडिया में कौन सा एक्ट था, एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये इंडिया में एक्ट था, ये रिपील हो जाएगा, रिपील मींस एबॉलिश हो जाएगा। एंड द एमआरटीपी कमीशन स्टैंड्स डिसॉल्व। आपको पता है कि कंपटीशन एक्ट आने से पहले इंडिया में एमआरटीपी एक्ट था, और जो कंपटीशन एक्ट में सीसीआई है उस टाइम पे एमआरटीपी कमीशन था। तो वो यही कह रहा है कि ये एक्ट आने के बाद, कंपटीशन एक्ट आने के बाद एमआरटीपी एक्ट एबॉलिश हो गया, एंड उसके अंदर जो बॉडी थी एमआरटीपी कमीशन वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब नीचे क्या बोलता है, The Competition Act 2002 seeks to achieve its objective by prohibiting anti-competitive agreements। अच्छा, ये anti-competitive agreement समझते हो? वैसे डिटेल में तो इसके बारे में आगे जाके बात करूंगा। मान लो जैसे आपको पता है ये एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, जियो है। अब आपको पता है मार्केट में ये तीन ही बड़े प्लेयर हैं। इन तीनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि हम कॉम्पीट नहीं करते, हम लोग मुंह मांगा पैसा चार्ज करेंगे, कस्टमर की मजबूरी है, हम तीनों में से किसी एक पे आएगा, और उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं दूसरा। दिस इज कॉल्ड एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, जहां पे कॉम्पिटिटर ही आपस में मिल गए और एक एग्रीमेंट कर लिया। अब ये कंपीट नहीं कर रहे हैं, अब ये तीनों मिलकर अपने डोमिनेंस का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा अगर आप करते हो तो अगेन कॉम्पिटिशन एक्ट लग जाएगा आपके ऊपर। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स को रोकना, अपनी जो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने अपनी जो पोजीशन का फायदा उठाने की कोशिश करी है उसको रोकना, प्लस कॉम्बिनेशंस को रोकना। कॉम्बिनेशन समझते हो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो एंटिटियों का मर्जर होना। कंपटीशन का मतलब होता है दो एंटिटियों का मर्जर हो जाना। दो, जैसे वोडाफोन और आइडिया आपस में मर्ज हो गए, जुड़ गई हैं एक साथ। तो अगर क्या होता है कि अगर मर्जर आप अच्छे पर्पस के लिए कर रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था कि मर्जर करना या टेक ओवर करना, जैसे मैंने तुम्हारे को अभी वो ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला एग्जांपल दिया था जब उन्होंने टॉमको का टेक ओवर किया था, तो वो मार्केट में 72% शेयर अपना कवर कर पा रहे थे सोप मार्केट का। तो कवर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, अगर उसका फायदा उठाते तो दिक्कत थी, अगर उसका नाजायज फायदा उठाते
प्रॉफिट तो हर कोई कमाएगा, लेकिन नाजायज तरीके से कमाओगे तो दिक्कत थी। तो कॉम्बिनेशन के अंदर वो यही कहना चाह रहा है कि अगर कॉम्बिनेशन दो एंटिटी आपस में मर्जर कर रही है, टेक ओवर कर रही है, और अगर वो नाजायज फायदा उठा रही है तो दिक्कत है, लेकिन अगर वो नॉर्मल तरीके से चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट, द कॉम्पिटिशन एक्ट प्रोवाइड फॉर, एक बॉडी बनाई जाएगी इस एक्ट के अंदर, इसका नाम क्या है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसकी ड्यूटीज, फंक्शन, पावर इस एक्ट में बताए जाएंगे। नीचे बता रहा है द प्रोविजन रिलेटिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 20 मई 2009 एंड द मर्जर रेगुलेशन रिजाइम हैज बीन एनफोर्स्ड विद इफेक्ट फ्रॉम जून 1 2011। मैंने तो क्या बताया, कॉम्पिटिशन एक्ट पूरा एक साथ इफेक्टिव नहीं हुआ था, धीरे धीरे इफेक्टिव हुआ था। तो कह रहा है उसके कुछ प्रोविजंस 2009 में इफेक्टिव हुए थे, कुछ प्रोविजंस 2011 में इफेक्टिव हुए थे। हालांकि कॉम्पिटिशन एक्ट अभी लेटेस्टली 2023 में दोबारा से अमेंडमेंट हुआ। तो कॉम्पिटिशन एक्ट तो 2002 ही है, लेकिन 2023 में इसको दोबारा क्या आया है, कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट 2023 आया, जिसमें इसके बहुत सारे प्रोविजंस को अमेंड करा गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब आता है स्कीम ऑफ द एक्ट। स्कीम ऑफ द एक्ट मींस ये एक्ट कितने चैप्टर में डिवाइड है। जैसे आप लोगों को पता है कि सर कंपनी लॉ जो है वो टोटल में 470 सेक्शंस एंड 29 चैप्टर्स में डिवाइड है। अब ये वाला जो एक्ट है ये टोटल के अंदर कितने चैप्टर दिख रहे हैं आपको, 9 चैप्टर तक में डिवाइड है। तो इस पूरे एक्ट में टोटल में कितने चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स के अंदर ये एक्ट डिवाइड है। अब कौन सा चैप्टर किसमें डील करता है ये पेपर में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको फटाफट रीड करवा देता हूं। चैप्टर 1 किसमें डील करता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट, जिसके बारे में भी हमने पढ़ लिया कि इस एक्ट को शॉर्ट में कॉम्पिटिशन एक्ट बोलते हैं। एक्सटेंट मींस ये कहां तक फैला हुआ पूरे इंडिया में इंक्लूडिंग J&K, और कमेंसमेंट मींस ये कब इफेक्टिव हुआ था, 2009 से इफेक्टिव हुआ था। फिर इसके अंदर चैप्टर 2 के अंदर इस एक्ट के अंदर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज और डोमिनेंस के बारे में बताया गया। चैप्टर 3 के अंदर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। चैप्टर 4 के अंदर इस एक्ट में चेयरपर्सन कौन होगा उसके बारे में। ऐसे करते करते टोटल 9 चैप्टर किसमें, मिसलेनियस प्रोविजंस, उसके अंदर जो बचे कुछ प्रोविजन है वो चैप्टर 9 में दिए हुए हैं। बस आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब इसके मेन प्रोविजंस ऑफिशियली डेफिनेशन से स्टार्ट होंगे, वो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप प्रवीण, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यूट्यूब पे, वो सब्सक्राइब कर देना AFLM, एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।